सबसे पहले तो ये देखते हैं राठौड़ कहां से आए, इनके बारे में क्या उल्लेख मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा तो ये कहता है कि दक्षिणी भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट, क्योंकि संस्कृत और ताम्रपत्रों में राठौड़ नाम कहीं नहीं मिलता है, नाम ये मिलता है राष्ट्रकूट। तो गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि दक्षिणी भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट, उस राष्ट्रकूट से रहटकूट बना, हो सकता है। और रहटकूट का परिवर्तित रूप क्या है? राठौड़। यानी गोपीनाथ शर्मा जो है राठौड़ों को दक्षिणी भारत की एक जाति राष्ट्रकूट से मानता है। अब आया टोड। टोड ये कहता है कि कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गहड़वाल। कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद गहड़वाल पर आक्रमण किया था 1194 में और जयचंद गहड़वाल के गहड़वाल वंश को समाप्त कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जयचंद गहड़वाल का एक पोता था, पुत्र, जिसका नाम था सिंहा। ये सिंहा अपने साथ कुछ सेना लेके, कुछ 200-400 जितने भी आदमी हो, वो लेके अपने मारवाड़ साइड में आया लगभग 1212 के आसपास, और राठौड़ वंश की इसने स्थापना कर दी। तो इसका मतलब राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हुआ? यानी राठौड़ वंश का संस्थापक हुआ सिंहा। और इस टोड की कहानी के अनुसार राठौड़ किनकी संतानें हो गई? गहड़वालों की। भी राठौड़ गहड़वालों की संतानें हो गई। और ये कहानी कहां से आई, किस वजह से ये प्रचलन में आई? तो पहले तो इस कहानी को देखते हैं कि राठौड़ जो है वो गहड़वालों की संतानें क्यों मानते अपने आप को, कौन से ग्रंथ में ऐसी बात लिखी मिल गई। ये सारी की सारी गड़बड़ हुई पृथ्वीराज रासो की वजह से। किसने लिखा? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई जयचंद को जयचंद गहड़वाल नहीं लिख के जयचंद कमदज लिखता है या जयचंद राठौड़ लिखता है। यानी वो गहड़वाल नहीं लिखता, वो राठौड़ लिखता है। और इस आधार पर कुछ इतिहासकारों ने मान लिया कि ये जो मारवाड़ के राठौड़ वो जयचंद गहड़वाल की निकली हुई एक शाखा है। और राठौड़ों ने भी यही मानना शुरू कर दिया कि हम किनकी संतानें हैं? गहड़वालों की। लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर शोध हुआ। हारनोली नाम का एक इतिहासकार ने सबसे पहले यह कहा कि राठौड़ गहड़वालों की संतानें नहीं है। और उसके बाद पूरी तरीके से इसको सिद्ध करने का प्रयास किसने किया? ओझा ने। ओझा बोला कि नहीं, राठौड़ गहड़वालों की संतानें नहीं है, ये दोनों अलग अलग वंश है। तो ओझा ने कुछ सबूत पेश किए कि इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि राठौड़ गहड़वालों की संतानें नहीं है। क्या क्या सबूत दिए? अगर राठौड़ गहड़वालों से निकले हुए होते तो फिर राठौड़ और गहड़वाल तो एक ही वंश हो गया, ब्लड रिलेशन एक ही हो गया इनका। जैसे कछुआओं से कौन निकले? शेखावत। नरुका भी कछुआओं से निकले, तो क्या कछुआ और शेखावतों के वैवाहिक संबंध होंगे? ऐसी बातें नहीं होंगी। तो ओझा यह कहता है कि राठौड़ गहड़वालों से निकले हुए नहीं है, क्योंकि राठौड़ और गहड़वालों में आपस में वैवाहिक संबंध होते हैं। और उसने कई इतिहास के उदाहरण दिए, बोले ये देखो राठौड़ है, ये गहड़वाल है, देखो इनमें आपस में वैवाहिक संबंध हुआ है। तो इस आधार पर राठौड़ गहड़वालों से निकले हुए नहीं है। बोल तो फिर ये गड़बड़ क्यों हुई? ओझा ये कहता है गड़बड़ इस वजह से हुई है कि कन्नौज के नजदीक एक शाखा थी बदायूं, और बदायूं का शासक भी चंदी था, उसका नाम भी। और बदायूं में राज था राठौड़ों का। तो हो सकता है ये नजदीक होने की वजह से गड़बड़ हो गई होगी। जबकि ये मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो गहड़वाल, कन्नौज के गहड़वाल नहीं, बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। यानी ओझा ने राठौड़ों को और गहड़वालों को अलग प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और भी कई उदाहरण दिए, बोल जी गहड़वाल जो है वो तो सूर्यवंशी है, जबकि राठौड़ों के लिए ताम्रपत्र और शिलालेख में चंद्रवंशी लिखा हुआ मिला है। तो इस आधार पे भी उसने कहा। फिर दूसरी बात, कुछ पुराने इतिहासकारों की बातें खंगाली इसने। डॉक्टर भंडारकर ने गहड़वालों की सूची बनाई, उस सूची में कहीं भी राठौड़ नहीं लिखा है। राव सिंह की मृत्यु स्मारक के ऊपर भी राठौड़ लिखा हुआ है।
जबकि वो तो पहला व्यक्ति था, उसके ऊपर तो सिंहा गढ़वाल भी तो लिखा हो सकता था, जबकि इसके आगे भी सिंहा राठौड़ लिखा हुआ है। तो हारनोली ने सबसे पहले राठौड़ों और गढ़वालों को अलग प्रदर्शित किया। फिर ओझा भी इस मत का समर्थन करता है, वो राठौड़ और गढ़वाल क्या है, अलग अलग है। लेकिन एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। अब दो चीजें आती है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। राठौड़ क्या है, देखो ताम्रपत्र और शिलालेखों में कहीं भी लिखा नहीं मिला है कि राठौड़ सूर्यवंशी है, सब जगह लिखा मिला है कि चंद्रवंशी है। जबकि आप मारवाड़ के राठौड़ों से पूछोगे, वो कहते हैं नहीं जी हम क्या है, सूर्यवंशी है। इस आधार पर टोड ने भी राठौड़ों को क्या कहा है, सूर्यवंशी। और एग्जाम में भी पूछा था कि टोड ने राठौड़ों को माना है, तो उत्तर क्या करना है अपने को, ना तो मारवाड़ के राठौड़ अपने को चंद्रवंशी मानते हैं, वो सूर्यवंशी मानते हैं। और टोड ने भी सूर्यवंशी, एग्जाम में भी सूर्यवंशी, तो फिर अपन भी क्या ध्यान रखेंगे। जबकि ताम्रपत्र और शिलालेखों में सब में राठौड़ों को क्या लिखा गया है, चंद्रवंशी। ठीक है, तो सिंहा जो है वो राठौड़ों का पहला आदमी है जो मारवाड़ में प्रवेश किया। अब अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रदर्शित करेगा। कुछ कहते हैं कि सिंहा ने गो हत्या बहुत की, इस वजह से उसका मन विरक्त हो गया और वो द्वारिका की यात्रा पर निकला था। तो गुजरात साइड के सोलंकी और चावड़ों ने इससे सहायता मांगी, सिंध के राजा के विरुद्ध इसने सहायता की। कुछ ये कहते हैं कि ये जो आया राव सिंहा, तो सबसे पहले वो पाली क्षेत्र में आया। पाली जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी है, ब्राह्मणों की एक गोत्र है पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मण की खेती है नहीं, कौन सी है, खड़ी, उन्होंने विकसित की। तो पाली का नाम पाली इन ब्राह्मणों की वजह से पड़ा है। तो ये ब्राह्मण बोले कि हम आसपास के लोगों से परेशान है और सिंहा आपको ठिकाना चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, तो दोनों की बात बन जाए। तो शुरुआत में कहते हैं कि सिंहा जो है वो पाली के आसपास अपना केंद्र बनाया था, जबकि सिंहा के पास ना तो कोई दुर्ग है और वैसे ना ही कोई स्पेशल रियासत है। तो राठौड़ वंश का संस्थापक जरूर है राव सिंहा, लेकिन राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये चूड़ा है, राव चूड़ा। लेकिन बीच में कुछ शासक और आते हैं जिनकी एक दो बात है। सिंहा के बाद आसनाथ आया था। ऐसा आता है कि ये जलालुद्दीन से लड़ते में मारा गया, लेकिन जलालुद्दीन कभी मारवाड़ में आया ही नहीं था। सल्तनत काल का पहला आदमी अलाउद्दीन खिलजी था जो मारवाड़ क्षेत्र में आया था, बाकी कोई आया ही नहीं था। लेकिन इतिहासकारों में लिख दिया तो अपने को मान लेते हैं 1191-92 के आसपास जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया आसनाथ। इसके बाद में एक शासक आया दूहड़, इसकी भी एक ही बात है, दूहड़। कहते हैं कि ये जो दूहड़ है वो कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लाया था। अब आपने नाम सुना होगा चक्रेश्वरी, हो सकता है नहीं भी सुना होगा। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया, इधर वाली साइड से लाएगा तो सबसे पहले बाड़मेर का एक गांव आया नागाना, नागाना गांव में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लगा दी। अब मानते हैं है कि नहीं ये पता नहीं, ऐसा मानते हैं कि नगाना गांव में होने की वजह से चक्रेश्वरी माता का नाम क्या हो गया, नागणेची। और ये नागणेची राठौड़ों की क्या हो गई, कुलदेवी। बस इतनी बात है, दूहड़ है, कर्नाटक से चक्रेश्वरी या नागणेची माता की मूर्ति लाया और नगाना गांव में लगवा दी, और ये राठौड़ों की क्या हो गई, कुलदेवी। ठीक है, फिर आप ज्ञान ढूंढने लग गए, हाँ मैं ज्ञान बोलो जो ढूंढने लग गया, फिर ढक लगाना पड़े। चलो पार्टनर आई को नहीं क्यों फोन कर ले, गाँव गई चल। तो चूड़ा के बारे में देखते हैं। अभी तक कोई दुर्ग वगैरह तो है ही नहीं, क्योंकि राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कौन है, और वास्तविक कब बनेगा, जब दुर्ग वगैरह आ जाएगा। देखो वहां क्या, मंडोर तो पहले से ही है। किस नदी के किनारे मंडोर पता है, नागाद्री है, क्या था, अब तो ये नदी है ही नहीं नागाद्री। मंडोर नागाद्री नदी के किनारे था, बहुत पुराना शहर बताते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि रावण का ससुराल भी यही था, रावण की घरवाली का नाम था मंदोदरी। वैसे तो मंदोदरी का अर्थ होता है मंद प्लस उदरी, उदर बोला पेट में, यानी मंद का मतलब छोटा, उदर माने पेट,
यानी जिसका पेट छोटा हो, यानी जीरो फिगर, तो इसकी वजह से नाम क्या पड़ा इसका, मंदोदरी। मंदसौर वाले तो ये कहते हैं कि मंदोदरी हमारे यहां से थी, और हम ये कहते हैं कि मंदोदरी का ही परिवर्तित रूप क्या है, मंडोर है। यानी रावण आपनों के जुआई जुआई जिया आपनो भूखो गयो, चलो जो भी है भी जुआई जुआई है। देखो जुआई किसी जुआई गणों माड़ो हुए, माड़ो हुए मतलब माड़ा हुए कई। भारत में दो प्रकार का जुआई है, एक तो वह जुआई राजा और एक है जुआई बेटो, दो कैटेगरी पाई जाए। तो जमाई बेटो तो वह उसको विचारो जागो सास रे ब्याह सा हुए काम करवा लेगो और बढ़िया बेटे ही तैयार है। और जमाई राजा ए ब्याह में जागा छांटियों मारेगा बेटा, हम तो साड़ी के हाथ का खाना खाएंगे, नमक कम है लूण ज्यादा है। ए जमाई राजा कैटेगरी के अंदर आओ, जो परेशान ही है। तो दो कैटेगरियां है, तो रावण कौन से में आओ, जैसे जुआई तक के हो कौन सी लाइट पड़ गई तेरे पर, तू ही नाक पे बैठ जा, लाइट पड़ी रहने दे बड़ी, बिना बैठ जा, और कहीं जगह पड़ी आगे बैठ जा, यहाँ क्या पड़ेगी थार पर पड़ रही है लाइट किसने कर दिया आज, घुमा दे अब ठीक है क्या, कोई नहीं, तू जिंदगी रीस मारी है की बात होगी है, हाँ पढ़ अगला घर जाना तो नहीं यारो किशोक मिलेगो, बस खर्राटा मारना नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो है खर्राटा हो तो कोई इलाज ही को नहीं, बाकी तो सुधार भी दे आदमी, तो खर्राटा मारना आप तो जा सो बाकी अनसुन कौन दे। तो मंदोदरी, अब देखो जुआई जिसो भी माड़ो है, लेकिन जुआई मर जाए तो खुशी कौन मनाई जाए। तो दशहरे के दिन जब रावण दहन होता है जिसकी पूरा भारत खुशी मनाता है, लेकिन मंडोर के जो उसके वंशज जो बताते हैं कि वो उस दिन दुख प्रकट करते हैं, उस दिन खाना वाना नहीं बनाते। और भारत में रावण का एकमात्र मंदिर भी कहाँ है, मंडोर है ना, मनाओगे कोई बात नहीं, मनाओ तो बढ़िया बात है। लेकिन आपने तो ही ध्यान रख पूछा जा चुका है मंदोदरी का रावण का ससुराल कहाँ था, तो कई बार से उठपटांग प्रश्न पूछ ले, जिन्हें हम कई बार नॉर्मल ले लेते हैं कुछ प्रश्नों को और पूछ लेते हैं इस प्रश्न। जैसे एक बार एसएससी में पूछा कि इनकलाब का अर्थ क्या होता है, अब खड़ा हो गया इनकलाब जिंदाबाद चालू तो जो बेरो ही को इनकलाब को अर्थ की है, तो आदमी ज्यादा अफसोस हो इन चीजों का। भी मुझे पता है आपने पता नहीं कितनी बार ये नारा लगाया होगा, लेकिन आपको ही नहीं पता इनकलाब का अर्थ क्या होता है, कौन बेरो नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तो मैं कहता हूँ थाना ही कौन बेरो, तो नारा लगाओ ही क्यों, तो थान बेरो को नहीं इनकलाब को अर्थ ये हालत है अपनी। हाँ इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब को अर्थ तो पता होना चाहिए, इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति, तो होने की बढ़िया अर्थ हो तो क्यों बेइज्जती देता होगा नारा, लेकिन पता तो होना चाहिए भी कोई। मंडोर पे राठौड़ों से पहले किन का राज था, तो राठौड़ों से पहले आते गुर्जर प्रतिहार, तो यहां गुर्जर प्रतिहार शासक था कौन है, इंदा या इंद्रजीत। तो इस इंदा को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लिया किसने, तुर्कों ने। तो चूड़ा बोला कि मैं तेरी सहायता कर दूं, एक तरकीब तो है आप मंडोर ने वापस ले इसका, वो तरकीब बता फिर। तो यहां तुर्कों ने यह आदेश दिया कि घोड़ों के लिए घास लाया जाए, घास लाओ सारी जनता, तो बोले घास मंगवाए, घास गए मां बैठी आप दुर्ग के मां चला फिर काट जा काटियो, तो अंदर घुस गए घास के अंदर होके, और सैनिकों ने आक्रमण किया, तुर्कों को हरा के वापस दुर्ग दिया इंदा को। तो कहते हैं कि इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चूड़ा से, और चूड़ा को मंडोर दे दिया क्या, दहेज। अब यह राठौड़ वंश का क्या हो गया, वास्तविक संस्थापक हो गया। सामंत प्रथा की शुरुआत भी इसी ने की, लेकिन ओझा जो है वो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको मानता है, वैसे देखें तो राठौड़ों का पहला शक्तिशाली राजा जोधाई, अभी तक दुर्ग इतनों तक तो दुर्ग ही नहीं, अब एक नॉर्मल दुर्ग आया है कौन सा, मंडोर,
और सामंत प्रथा का मतलब नीचे सामंत रखना शुरू कर दिए, ठाकुर वगैरह रखने शुरू कर दिए। भाई इससे पहले तो रखेंगे कैसे, कोई रियासत ही नहीं है ढंग से। रियासत तो अब हाथ लगी है, कौन सी, मंडोर। तो राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी हो गई, मंडोर हो गई। चालो आ गई। तो चूड़ा ने चूड़ा सर कस्बा व शहर वो हंसावाड़ी बात अब मेवाड़ में कर चुकी है। चूड़ा की पुत्री थी ना, ठीक है। तो चूड़ा के दो पुत्र थे, शायद उनका भी जिक्र किया था। कौन कौन, एक तो था रणमल और दूसरा कौन था, शाबाश, कान्हा। चूड़ा ने क्या किया, बड़ा पुत्र रणमल था, राजा किसको बना दिया, कान्हा को। तो रणमल चला गया कहां, मेवाड़ बताया था वहां। और रणमल का आगे बेटा कौन बनेगा शासक, जोधा। देखो इनके बारे में कई कहानियां आती, कौन सी सत्य माने कौन सी नहीं, ऐसी कहानियां है। देखो कहते हैं कि कान्हा थोड़ा सा उत्पाती टाइप। चल देखो, करनी माता आई थी, ये चला गया और बोले भी अठे तो मेरा घोड़ा चरेगा और गया चर दिया घास कौन बच्चे को। तो आपने थे दूसरी जगह जाओ। करनी माता बोले ठीक है भी उड़ जाऊंगा। फिर बड़ा बोले मैं सुनियो कह चमत्कारी है, तो मन ने भी कोई चमत्कार दिखाओ। बोल भी, बोले आ बताओ कि मैं मरूंगा कब। करनी माता बोले भी मरना के पूछो, कोई ढंगी बात पूछ रही, और घनी बात आई, मरने को के पूछा आदमी। बोल ना ना मन तो आई बताओ। बोलो एक साल के मामा ना को लाई जाओ। बोले एक साल की मत राजा हूं और मेरी लड़ाई होती रहे, तो कोई कन्फर्म डेट बताओ भी, क्योंकि एक साल में मैं राजा हूं, मैं मर जाऊंगा अरे तो फिर बिना मतलब प्रसिद्धि फैल जाएगी और फेमस हो जाएगी। बोलो और कन्फर्म थोड़ी सी। बोल कन्फर्म तो आई है महीना खंड के मामा। बोल महीनो ही नहीं और कन्फर्म। बोल और तो भी आज लागे थे लखनऊ आज जागो और कन्फर्म। बोले और तो आ लाइन पार कर मैं बता सी। बताते कान्हा ने लाइन पार करती, करनी माता ने इसे मार दिया। अब इतिहासकार तो ये कहते हैं कि कान्हा सांखला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया, जबकि करणी माता के चिरजा में लिखा है कि कान्हा को मार के राज ऋणमल ने दियो, खुद अपना हाथों रणमल को राज तिलक करो। तो ये कहानियां कहां से प्रचलित हो सकता है, ऐसा मानते हैं कि कान्हा की जो शव मिला था वो जंगल में सत विकसित अवस्था में मिला था, जैसे किसी जानवर ने खाया हो। तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है करणी माता के शेर ने इसे मार दिया हो, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि सांखला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया, और कोई बात इसकी नहीं है। रणमल का हम जिक्र कर चुके हैं, बारमली के सहयोग से वो मेवाड़ में जिक्र कर दिया। जोधा, पहले तो जोधा इधर वाली साइड में जैसे तैसे भटकता रहा, वो बातें हमने कर ली। फिर इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, कब, 1453। लेकिन मंडोर दुर्ग तो छोटा है, कोई ढंग की जगह तो देखें। तो राजा के लिए बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुर्ग। तो जोधा इधर उधर किसी दुर्ग की तलाश में लगा था कि कोई अच्छी जगह देखा बट दुर्ग बना लिया। तो फिर एक पहाड़ी के ऊपर गया, भी पहाड़ी पर एक बाबूजी रहता, आसाराम जी, कौन सा, चिड़ियानाथ जी, बिल्कुल मल्लीनाथ जी इन्हीं के वश में हुए, चिड़ियानाथ। तो चिड़ियानाथ बाबा के कारण पहाड़ी को नाम की पड़ गयो चिड़िया टूक। तो अठेक बाबूजी रहता, तो जोधे जाके बाबूजी रिक्वेस्ट करी कि देखो बाबूजी थान तो धूनी तो पानी है, भी ओम नमः शिवा करने के ना कजाई कर लो, और थान मैं जगह दे दूंगा थे दूसरी जगह चले आ जाओ, अठे मैं दुर्गड़ो बना लियो, बढ़िया जगह है, पानी पुनी की व्यवस्था सही है। तो बाबूजी नट गया, ना आ मेरी तपोभूमि है, मैं बनानी कौन दी दुर्ग। जो तो बोले तो दुर्ग तो ठीक बनाऊंगा। बाबूजी बोले कौन बना दो, दोनों लड़ मरिया। बाबूजी ना आगी रीस, बोल बना ले। बेजगा है नहीं धूनी दानी बटा जगती आग बताओ आपका भी जोड़ी में गाल के चाल पड़े। बोल तू नींव तो रख, नीम रखता ही पानी सूख जाओ। अच्छी टेंशन देकर जाता जाता बाबूजी श्राप दे गया। अब क्या करा, अब जो तो टेंशन में कह रहे नीम रखता है तो पानी सूख जाओ, फिर नीम रखना मतलब भी की है। फिर कोई साना आदमी राय दी, बोले काम करो नीम रखे ही तो सुखो। बोला बोले आपने नींव करनी माता का हाथों रखा दी। तो जो जाके करनी माता रिक्वेस्ट करी, और करनी माता बचपन को नाम हो रिद्धि बाई। तो कुछ जगह लिखा मिलता है कि रिद्धि बाई ने नींव रखी, एक ही बात है। बीकानेर की नींव भी किसने रखी थी, करनी माता नहीं रखी थी।
तो करणी माता का हाथ हुई दुर्ग की रखी जी, नींव रखी जी। अब के पुराने समय में ऐसा रिवाज माना जाता था राजा महाराजाओं में कि अगर दुर्ग की नींव में किसी जीवित आदमी की बलि दे दी जाए तो उस वंश का राज वहां हमेशा रहेगा। जीवित आदमी मतलब वो को नहीं मुंडी पकड़ के चिन्ह दियो मां, आगलो तैयार होना चाहिए आपकी इच्छा हूं कहां भी मन चिन्ह दियो। अब गुण तैयार हुए तो फिर एक बोलो आदमी तैयार हो जो नाम हो राजा राम धामी। अरे यार इज्जत दियो बेचारे नहीं कौन पर है। तो बिंग जब राजा राम की बलि दी गई नहीं बिंग ऊपर तय खानो बनेड़ो है रिपिया वगैरह को जोधपुर दुर्ग के अंदर। तो जोधपुर दुर्ग में राजा राम के परिवार को छोड़ के किसी को एंट्री नहीं थी और इसने जो बलिदान दिया इसके लिए उसके परिवार को अलग से जमीन वगैरह दी गई थी। तो एकमात्र दुर्ग में जिसमें जिंदा आदमी की बलि दी गई। तो राठौड़ा कुलदेवी जाहिर सी बात है भाई राजा महाराजा रहेगा आप कुलदेवी कुलदेवता मंदिर तो बनवाएगा। तो इन दुर्ग में कौन सी माता मंदिर बनवा दियो जो दे नागणेची माता। फिर थे पिछली साइड में जाओ एक और माता को मंदिर है, यस चामुंडा माता। और इसके बारे में आपको पता ही है कि 2008 में यहां भगदड़ मची जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। इनमें कई तोपताप भी है। 1857 की क्रांति के समय यहां पर बम ब्लास्ट हो गया था, अगर पता हो थोड़ा बहुत पढ़े दुर्ग के बारे में। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो बड़ा बड़ा पत्थर आगे जोधपुर पर आगे गिर गया बेटे में ब्लास्ट हो गया। तो इस दुर्ग के अंदर नागनेची माता मंदिर बनवाए जोधे और चामुंडा माता को मंदिर बनवाए। तो जोधा राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है वैसे। और जोधा ने ही मारवाड़ में क्या शुरुआत की, सामंत प्रथा। ठीक है जी आगे चलो। जोधा के बाद में शासक बनेगा सातल देव। अभी एक एक दो दो बातें इनकी। सातल देव के बाद में शासक बनेगा सुजा, ये भी जोधा का ही पुत्र है। और उसके बाद में शासक बनेगा गंगा। और फिर इंपॉर्टेंट शासक जो हमें पढ़ना है मालदेव। भाई या तो आप जोधा को पढ़ लेना यहां तक या फिर मालदेव चंद्रसेन, ज्यादा चांसेस इन तीनों से प्रश्न आने के। बाकियों की एक एक दो दो बातें। सातल देव के समय की भी एक ही घटना है, इसी वजह से सातल देव पढ़ रहे वरना जरूरी नहीं थी। हाँ हाँ आवे था सारान पे, ठीक है फिर बताने की जरूरत है। सातल देव अजमेर इधर पड़ता है, अजमेर का सूबेदार था और जोधपुर में एक शहर है पिंपाड़। हाँ सिटी मान ले तो पिंपाड़ में कुछ कन्या आईडी। अरे 140 पूरी गिनो, ठीक है 140 आईडी बस राजी। फिर 140 कन्या आईडी एक जगह। मल्लू खांगो सेनापति गुड़लो शहर के अंदर कर निकले और बटे 140 कन्याओं कर लियो किडनैप। KIDNEY KIDNEP जो भी है, अपहरण करियो करता ही सूचना मिली सातल देव ने। जुगाड़ कई मक्कू आवा फोन घंटी सटका दी, बोले रे ले गया बेटे का बापो करो कि वही। सातल देव आयो गुड़लैन मारियो, गुड़लो सिर काट के बता छेद करके ले 140 कन्यान बाकायदा सेफ कन्यान वापस ले आया। और गुड़ले की आमता एक छोरी नोर दिया, कौन है, गिंदोली ब्याज के रूप में। तो गिंदोली बोली बोले मेरे पापा की याद में मैं एक नृत्य चालू करना चाहूं, कर दे दो। वो नृत्य है गुड़लो, ओनली जोधपुर में ही चलता है। अब बताओ कद खेली जाओ हैं, बहुत नॉलेज हुए रे था तो। चेत और फागण आंगा रट्टा मार लियो। जनवरी फरवरी कोई कौन पूछो किमी कौन बंटाओ, होली कब आती है कोई कन कहो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का दाव है। ए याद होना चाहिए 12 का 12 महीना। हाँ सबसे पहला चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा फागण। बहुत बढ़िया है होशियार हो फिर तो। खा रहे हैं आपने, आपने भी किमी याद रहे जे।
अपन गैडा थैडा करवा चौथ का दाव है। बात याद रखे करो, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसो कार्तिक ईसर को माँ फागण के बोली चैत वैसा आज जेठ जिन चेपियो काम को मिनो एक ही है जेठ है। तू बता मान ले नई नई दुल्हन बन के गई है जेठ में गर्मी पड़ेगी बा बोल देंगे यहाँ जेठ में गर्मी है वो काम को मिनो भी नहीं छोड़ के तू और बोल रानी तू हेर जेठ में बुला है। हाँ 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 चैत वैसा जेठ साठ सावन भादो आसो कार्तिक ईसर को माँ फागण। हाँ अरे भाई चेतर बैसा तो लिखेड़ा मिल ही जाएगा बूढ़ी इतनी याद रखो नहीं अपन के करने तो तुझे ऑप्शन में मिलेगा। अब एक बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया क्योंकि अपना अगर हिंदू त्योहार पूछेगा तो हिंदू सम्मत देगा और अगर उसने पूछा मुसलमानों का त्योहार तो जैसे ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है फिर चैत वैसाख नहीं देगा उनका मोहल्ला उनका महीना देगा 1 से 6 रजब। ईसाइयों का पूछेगा तो उनका सिखों का पूछेगा तो उनका तो अपने या तो ज्यादातर तो हिंदुओं का त्योहार पूछता है और मुसलमानों का पूछता है ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा मोइनुद्दीन या फिर पीछे राजस्थान पुलिस में पूछ भी लिया था कि हिजरी सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है मुहर्रम। अपने कौन सा होता है अपना एकमात्र त्योहार ये मकर संक्रांति है जो इंग्लिश डेट पे आती है 14 जनवरी ये एकमात्र ऐसा मान लो कि जो अंग्रेजी डेट के अनुसार आती है। तो पूछा था कि हिंदू सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है तो चैत्र कृष्ण एकम या चैत्र शुक्ल एकम। देखो साल का अंतिम त्योहार होता है होली उसने पड़ोसी के साथ खेली होली बस उम्र भर के लिए उसी की होली वो या होली होली और होली में अंतर बहुत है। हाँ होली तो होली का दावा फागण पूर्णिमा या फागण अमावस्या पूर्णिमा। देखो दिवाली को दिया जलाते तो वो तो आती है अमावस्या को और ये आती है पूर्णिमा को क्योंकि दो ही बड़ा त्योहार है अपना ये हो गई फाल्गुन पूर्णिमा और इसके बाद चैत शुरू हो गया पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इतो नॉलेज। हाँ अब एक तरीके से यानी होली का अगलो दिन क्यों क्यों गुलंडी गैर एक तरीके से अपना नया साल लग गया लेकिन हम लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि ये काला पक्ष है तो हम कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में काला पक्ष हम सही नहीं मानते। एक आपने चांदन पक्ष है एक वो अंधेर पक्ष है तो वो अंधेर पक्ष है तो आपने 15 दिन को वेट करके 15 दिन बाद में नई साल मनाऊंगा कब चैत शुक्ल एकम इस दिन नई साल और नवरात्रा हो गया शुरू। तो ओज को गुड़ला इन गुड़लाष्टमी बोलो चैत कृष्ण अष्टमी ना हो और गणगौर का दाव है चैत शुक्ल तृतीया यानी गुड़ला कितना दिन बाद आओ है 8-10 दिन बाद मान लो। तो जब गुड़ला शुरुआत ही लाया था ना तो बहुत ज्यादा घायल हो गया था कहते हैं कि गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो गई थी इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती एक बूंदी में नहीं मनाई जाती और सबसे फेमस गणगौर कहां की है क्या जयपुर की बहुत फेमस है जयपुरी गणगौर देखिए कभी मौका मिले तो है क्या कह रहा है हाँ किको आंगड़ा देख लियो और करना रहूं अब टाइम को लगा खींच दूंगा मीटर मेवाड़ मेवाड़ की समस्या आई कहां तक पहुंचे सातलमेर कस्बो भी बसाव है जैसलमेर सातल देव के बाद कौन है सुजा क्योंकि जल्दी मृत्यु हो गई तो सुजा को बना दिया सुजा के बाद में कौन आएगा गंगा और गंगा के बाद कौन आएगा मालदेव। हाँ मालदेव ही है मेन इंपोर्टेंट तो